हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं पाराटे फ्रॉम एनपी सुनियावाली, आप सभी का स्वागत है। आज की ये जो हमारी वीडियो है, कल हमने जो 8वीं क्लास का भारत की खोज नामक पुस्तक का पहला अध्याय पढ़ा था, अहमदनगर का किला। आज मैं इसके आपको अभ्यास के प्रश्नोत्तर करवाऊँगा। अभ्यास के जितने भी प्रश्नोत्तर हैं वो सारे करवाऊँगा, और ये प्रश्नोत्तर आपने अपनी नोटबुक के अंदर राइट भी करने हैं, यानी इनको लिखना भी है और याद भी करना है। चलो फिर आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन के समय कितनी बार जेल गए और अहमदनगर के किले में कितने महीने बंदी रहे। क्या कहा पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू जी थे जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय, जब हमारा अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय वो कितनी बार तो जेल में गए थे और कितने समय तक वो अहमदनगर किले में रहे थे। तो जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन के समय कुल 9 बार जेल गए थे। कितनी बार गए थे? 9 बार। वे अहमदनगर के किले में 20 महीने से भी अधिक समय तक क्या रहे थे? बंदी रहे थे। कितने समय तक? 20 महीने से भी अधिक समय तक वो बंदी रहे थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी थे जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय कुल 9 बार तो जेल में गए थे और अहमदनगर के किले में लगभग वो 20 महीने से अधिक समय तक उन्होंने अपना समय व्यतीत किया था। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। अहमदनगर के किले में रहते हुए नेहरू जी ने कौन सा कार्य आरंभ कर दिया था? जब वह अहमदनगर किले यानी वो जेल में थे, अहमदनगर जेल में, उस समय उन्होंने किस कार्य का आरंभ किया था? उसका कौन सा कार्य है जो प्रारंभ किया था उन्होंने? तो अहमदनगर के किले में रहते हुए नेहरू जी ने बागवानी का कार्य शुरू कर दिया था। यानी वो खाली रहकर, उनको खाली रहना ठीक नहीं लगा था, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? बागवानी, फूल वगैरह लगाने वहाँ पर शुरू कर दिए। उन्होंने तपती धूप में कड़ी मेहनत करके क्यारियाँ बनाई। लो जिस समय वो वहाँ पर थे उस समय गर्मी का समय था और गर्मी के मौसम में उन्होंने तपती हुई धूप के अंदर कड़ी मेहनत करी और पथरीली भूमि को काट कर वहाँ पर उसको उपजाऊ बनाते हुए क्यारियाँ बनाई। उन्होंने पथरीली धरती को खोद खोद कर बना दिया था उपजाऊ, यानी कड़ी मेहनत से उन्होंने वहाँ पर बागवानी का कार्य किया था। तो इस प्रकार ये अपना दूसरा प्रश्न है। आपसे पूछा जाए कि अहमदनगर किले में रहते हुए नेहरू जी ने क्या काम किया, तो उन्होंने बागवानी का काम किया और कड़ी मेहनत से जो पथरीली भूमि थी उसको उपजाऊ बनाकर वहाँ पर क्यारियाँ बनाई। चलो आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। अहमदनगर के किले के साथ कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? आपसे ये पूछा जाए कि अहमदनगर के किले के साथ जुड़ी हुई कौन सी घटना जो सबसे महत्वपूर्ण घटना, ऐतिहासिक घटना है? तो अहमदनगर के किले के साथ एक सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना जुड़ी है। कौन सी जुड़ी है? सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना, इतिहास से जुड़ी घटना। इस किले के साथ चांद बीबी की बहादुरी एवं उसकी मृत्यु की घटना जुड़ी। चांद बीबी एक बहादुर स्त्री थी, वीरांगना थी। उनकी बहादुरी और उनकी मृत्यु का जो रहस्य है वो इस अहमदनगर किले के साथ जुड़ा है। चांद बीबी ने स्वयं तलवार उठाकर अकबर की शाही सेना का मुकाबला किया। चांद बीबी एक ऐसी वीरांगना थी जिसने स्वयं अपनी तलवार उठाई और जो अकबर की शाही सेना थी, यानी अकबर उस समय बहुत बड़ा प्रभुत्व था उनका, उनकी सेना के समक्ष वो खड़ी हो गई थी और अपने किले की उन्होंने क्या की? रक्षा की थी। किंतु उनके अपने ही किसी आदमी की धोखेधड़ी की वजह से उनकी जान चली जाती है। तो इस प्रकार अहमदनगर किले में जो चांद बीबी थी उनकी बहादुरी की कहानी भी, घटना है, वो भी जुड़ी हुई इसके साथ। ये एक ऐतिहासिक घटना है और उसकी मृत्यु किस प्रकार होती है, इस घटना से भी हमें ये जो है प्रत्यक्ष करवाता है। चलो आगे का प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न इसमें है कि लेखक को खुदाई में क्या मिला और उससे यह कार्य क्यों रोक देना पड़ा? जब लेखक खुदाई कर रहा था तो उस समय उसको उस खुदाई के अंदर क्या मिला था और उसे यह अपना कार्य क्यों रोक देना पड़ा? लेखक ने क्यारियों के लिए खुदाई करते हुए जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से मिले। जब लेखक खुदाई कर रहा था तो उस समय उसे बहुत पुरानी इमारतें, जो प्राचीन जो इमारतें थी उनकी दीवारों के हिस्से मिले थे। उन्हें कुछ गुंबदों एवं जो इमारतों के ऊपरी हिस्से भी दिखाई दे। गुंबद क्या होते हैं? जो इमारत जो बनी होती है ना, हमारे जो मकान जैसे मंदिर वगैरह होते हैं, उनके ऊपर जो ऊपर का जो मुकुट वाला हिस्सा होता है उसको गुंबद बोला जाता है। तो इन प्रकार को गुंबद और कुछ इमारतों के हिस्से मिले थे। वे और अधिक खुदाई करना चाहते थे। अब उनको ऐसा लगा पता नहीं क्या रहस्य इनके अंदर छुपा, तो वो और अधिक उसमें खुदाई करना चाहते थे, किंतु उनके पास अच्छे औजार नहीं थे, यानी खुदाई करने वाले अच्छे औजार नहीं थे। इसलिए अब औजार किन से मिलने थे? औजार तो अंग्रेजी जो प्रशासन था उनसे मिलने थे, लेकिन अंग्रेजी अधिकारी जो थे उन्होंने अनुमति मांगी थी जो उस किले को खोदने की, उसके लिए उनको मना कर दिया गया था।
यानी औजार नहीं थे, इसलिए साथ ही जेल के अधिकारियों ने उन्हें यह कार्य करने की अनुमति भी नहीं दी थी। फलस्वरूप नेहरू जी को यह कार्य रोकना पड़ा। अब नेहरू जी खुदाई कर रहे थे, उस समय उन्हें क्या मिला, उसमें प्राचीन दीवारों के कुछ जो है अवशेष मिले थे। अब इसको लेकर वो और ज़्यादा खुदाई करना चाहते थे, लेकिन उनके पास ऐसे कोई हथियार थे नहीं, इसलिए उन्होंने हथियार की मांग की। अंग्रेजी प्रशासन थे, उन्होंने उसको ये आगे खोदने के लिए मना कर दिया, यानी अनुमति उनको नहीं मिली थी। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा आपको। आज का जो 5वां प्रश्न है वो देखिए, कुदाल छोड़कर नेहरू जी ने क्या करना आरंभ कर दिया। पहले तो खुदाई करते थे, क्यारियाँ वगैरह बनाई, उसके बाद में उन्होंने कुदाल को तो छोड़ दिया और फिर एक नया काम शुरू किया। वो क्या काम शुरू किया उन्होंने, तो नेहरू जी अपना समय कभी भी व्यर्थ नहीं गवाते। उनको ऐसा कभी नहीं लगता था कि मेरा समय व्यर्थ में जाए, वो चाहते कुछ ना कुछ करता रहूँ मैं। जब उन्हें जेल के अधिकारियों ने खुदाई के कार्य की अनुमति नहीं दी, उन्होंने वो अफसोस मिलने के अवशेष जो मिले थे उनके कारण उन्होंने सोचा कि आगे खुदाई करता हूँ, लेकिन जब अंग्रेज़ अधिकारियों ने उनको खुदाई करने की जो परमिशन नहीं दी थी, तो उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम उठा ली। कुदाल छोड़कर क्या, अगर कुदाल होती है जो मिट्टी खोदने वाली होती है उसको छोड़ दिया और कलम उठा ली और लिखने का कार्यक्रम कर, उन्होंने क्या कर दिया, लिखने का कार्यक्रम जो काम है वो शुरू कर दिया था। वहाँ पर उन्होंने जो कुछ अनुभव किया था उसे वे शब्दों में उतारते, वहाँ जेल में रहकर उन्होंने जो कुछ सीखा, जो कुछ उनके साथ घटनाक्रम हुआ, जो देश की उस समय की परिस्थितियाँ, उन सारी चीज़ों को वो लिखना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कुदाल छोड़कर नेहरू जी ने क्या कार्य शुरू किया, तो कुदाल छोड़कर उन्होंने कलम पकड़ दी और लेखनी का कार्य जो शुरू कर दिया। आगे का प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, अतीत का दबाव से क्या अभिप्राय है। अतीत का दबाव यानी पुराने समय का जो दबाव, पुरानी जो यादें होती है उसके दबाव के बारे में पूछा गया है। तो अतीत के दबाव से अभिप्राय अपने बीते हुए समय से, कौन से समय से है, अपने बीते हुए समय से है। अपनी परंपराओं, सभ्यता एवं संस्कृति पर का अपने ऊपर पड़ने वाला प्रभाव, यानी हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो मान्यताएं हैं, उन सब का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो अतीत का दबाव माना गया है नेहरू जी के मुताबिक। इसे हम अपनी विरासत भी कहते हैं। अब जो कुछ हमें मिला है उसे हम अपनी विरासत, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो हमने थोड़ी बनाई है, वो हमारे पूर्वजों ने बनाई थी। हमारी जो पूरी चली आ रही परंपराएं हैं वो भी उनकी बनाई हुई है, जो सभ्यता है वो भी उनकी बनाई है। तो वो सारी हमें क्या मिली है, हमें विरासत के रूप में मिली गई है। इसलिए नेहरू जी का मानना है कि ये सब कुछ हमें विरासत में मिला, ये हमारे लिए विरासत है, जिसे हम अपने हज़ारों वर्षों के लंबे समय से प्राप्त करते हैं। यानी हमारे जो बुजुर्ग वो हमें यह विरासत में देते हुए गए हैं। तो कहने का भाव क्या है, अतीत के दबाव से क्या, अतीत का दबाव का मतलब है कि हमारा जो बीता हुआ समय, हमारी जो परंपराएं, सभ्यता, संस्कृति, वो सारी उसका हमारे ऊपर पड़ने वाला प्रभाव होता है, वो अतीत का दबाव होता है। क्योंकि ये नेहरू जी के मुताबिक ये हमारे लिए एक अपनी विरासत है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। इस पाठ का आज का जो आखिरी प्रश्न है वो ये है, लेखक ने क्या लिखने के लिए अपनी कलम उठाई थी। तो लेखक ने भारतवर्ष के अतीत के विषय में लिखना चाहते थे। वो लेखक कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात की जा रही है कि उन्होंने जो कलम उठाई थी वो क्यों उठाई थी। तो वो जब वहाँ पर उनको अपने जो अनुभव थे, उन्होंने जो सोचा था, जो महसूस कर रहे थे, उस चीज़ को उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना मैं अपने भारत का जो अतीत है वो अपनी कलम से लिख देता हूँ, जिससे हमारा वर्तमान, अब जिससे हमारा वर्तमान नहीं हो, वर्तमान सही हो सके। यानी वर्तमान के अंदर हमें आज अगर मैं इन चीज़ों को लिपिबद्ध करता हूँ तो उससे क्या होगा कि हमारा जो वर्तमान है वो आगे सही हो जाएगा। लेखक का दृढ़ विश्वास है कि हमारी विरासत में कोई खास बात है, यानी हमें जो परंपराएं, हमारी जो संस्कृति है उसमें कोई न कोई खास बात है। अगर इस चीज़ से हमारा देश अवगत रहेगा तो निश्चय ही वह आगे बढ़ेगा, कुछ अच्छा होगा। जो अद्भुत एवं अनोखी न होकर भी हमारे जीवन में समाई हुई, यानी ऐसी संस्कृति जो ऐसा कुछ नहीं मानते उसके अंदर कि कुछ अद्भुत है, अद्वितीय है, अलग प्रकार की है, लेकिन फिर भी वो हमारे जीवन के अंदर समाई हुई है और हम इसको अपने जीवन के अंदर अपनाते हैं, जिससे हमारा वर्तमान बना है और भविष्य उज्जवल बनने की संभावना है। आज का जो हमारा समय जिस प्रकार का चल रहा है वो हमारी परंपराओं की वजह से, हमारी संस्कृति की वजह से ही चल रहा है। तो लेखक का ये मानना था कि अगर मैं इसको लिपिबद्ध कर देता हूँ तो इसका क्या है, वो जो प्रभाव है हमारी आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा, जिससे कि हमारा भविष्य भी सुदृढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो ये ऐसे करके इस पाठ के ये 7 प्रश्न थे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ कि आपके ये प्रश्न है जो समझ में आए होंगे, और ये 7 प्रश्न हैं जो आपने अपनी नोटबुक के अंदर राइट भी करने हैं और इनको याद भी करना है। आज की वीडियो में बस इतने स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।